चलो तो न्यूक्लिक, चलो शांत रहो शांत रहो। तो न्यूक्लिक एसिड जो है आपका क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से ही क्या बना है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या है आपका डीएनए है और या क्या है आपका आरएनए। डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड जो हो वो क्या है आपका आरएनए है। दो तरह के हमारे क्या है ये न्यूक्लिक एसिड है जो पाए जाते हैं लिविंग और लिविंग सिस्टम में। जितने भी लिविंग सिस्टम हम अपने चारों तरफ देखते हैं, दो ही तरह के क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे। आइदर क्या होगा, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिनमें दोनों तरह के क्या हो, दोनों मतलब आरएनए भी जीनोम हो और डीएनए भी जीनोम हो। समझ में है कि नहीं? डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट, याद रखना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें ज्यादातर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें जो जीनोम होता है वो क्या होता है आपका डीएनए होता है। बट आरएनए अगर हम बात करें, यद्यपि आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में। जैसे आपका हमने बताया रेट्रो वायरस हो गया, टोबैको मजे का वायरस हो गया, रिवो वायरस हो गया, क्यूबे बैक्टीरियो क्यूबे बैक्टीरियो फेस हो गया। उसमें भी क्या होता है आपका आरएनए क्या होता है, जीनोम होता है। मोस्टली फंक्शन एज द मैसेंजर, आरएनए जो होता है मोस्टली इसका क्या फंक्शन है, मैसेंजर का काम करता है। या किसका काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। इसके पास इंफॉर्मेशन होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हाँ, आरएनए हैज एडिशनल रोल्स, और इसका और भी रोल है एज वेल, इसके अलावा भी। फंक्शन एज एडाप्टर, अभी बताएंगे जब तुमको ट्रांसलेशन बताएंगे तो टीआरएनए एक्ट एज एडाप्टर आरएनए की तरह या सॉल्युबल आरएनए की तरह कार्य करता है, अभी बताएंगे तुमको। स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह भी काम करता है आरआरएनए क्या होता है, स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज कैटालिटिक एक्टिविटीज होती है उसके सम केसेस में, ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। समझ में आएगी नहीं, कुछ केसेस में क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे, उसमें एंजाइम पढ़े होंगे, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बट सम एंजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लाइक आपका राइबोसोम। ठीक है। इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। बायोमोलिक्यूल्स में हमने स्ट्रक्चर के बारे में न्यूक्लियोटाइड के पढ़ चुके हैं। द वे दीज मोनोमर्स यूनिट्स, जिस तरीके से आर लिंक्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। छोटे छोटे क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के क्या करते हैं, पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अगर बात करें इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, गोइंग डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ना है। रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब डुप्लीकेशन, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा वो पढ़ना है हमें। और प्रोसेस जो है आपका क्या, मेकिंग डीएनए फ्रॉम डीएनए, अच्छा सॉरी, आरएनए फ्रॉम डीएनए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन। इसमें देखो हमने डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, और हमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक कोड क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, कोडान और क्या होता है जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है। देखो और भी अगर देखें तो यहाँ पे हम पहुंचे थे क्या, आपका आरएनए कैसे बनेगा डीएनए से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जेनेटिक कोड, अभी जेनेटिक कोड क्या होता है वो बताएंगे तुमको। जेनेटिक कोड एक्चुअल में होता क्या है, कैसे अमाइनो एसिड बनता है, कैसे कोई सिंगल कोडान एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करेगा। हाँ, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन कुछ नहीं है, क्या है, ढेर सारे अमाइनो एसिड आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं। क्या द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ द रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन के बारे में, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, या डुप्लीकेशन को या ट्रांसक्रिप्शन को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, इन जीन रेगुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लास्ट में कह रहा है द टर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। और हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम के बारे में पढ़ेंगे ड्यूरिंग लास्ट, जो पिछले 10 सालों में सेट किया गया है। एक नया
चीज़ है जीनोमिक्स में पढ़ेंगे उसके बारे में इन लास्ट सेक्शन। और अंतिम सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, विल आल्सो डिस्कस। अब बात कर रहा है किसके बारे में, डिस्कस द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम दैट इज डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन जो नीचे दिया है, वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल। हम समझ पाएंगे कि काहे को डीएनए क्या होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। क्यों, आखिर क्यों, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप विद आरएनए, आरएनए से इसका क्या संबंध होता है, ठीक है, आरएनए से या किस तरह से रिलेशन शो करता है, ठीक है। हाँ, इन सब के बारे में हमें क्या है पढ़ना है। चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, डीएनए के बारे में। चलो डीएनए के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। डीएनए क्या है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है, ढेर सारी डीऑक्सी राइबो क्या है, सॉरी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ढेर सारी ऐसे जुड़ जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, डीएनए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग, डीएनए बोल देते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब इसका कहने का मतलब किसी भी अगर हमें लेंथ डिफाइन करना है डीएनए का, तो हमें देखना पड़ेगा उसमें कितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड हैं या जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड उतना ज़्यादा लेंथ होगा किसका, डीएनए का। और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या हमें देखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट, अगर क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से क्या करता है, पेयरिंग करता है, तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी हमें देखना पड़ेगा। इसी को हम लोग बेस पेयर कहते हैं। पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेस पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बेस पेयर बोल देते हैं, जो प्रेजेंट होता है इन इट। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि लेंथ ऑफ डीएनए जो होता है केवल और केवल न्यूक्लियोटाइड के नंबर पे ही डिपेंड करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑर्गेनिज्म का भी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लेंथ होती है किसकी, डीएनए की। इसका मतलब है उसमें अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेस होते प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक आपका क्या है, बैक्टीरियोफेज। क्या है, बैक्टीरियोफेज, जिसको हम जानते हैं 5174 आपका क्या है, बैक्टीरियोफेज। दैट मीन्स ये क्या है, वायरस है। क्या है आपका, वायरस है, जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं, इतने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और एक क्या है आपका बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, जिसमें 48502 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 48502 बेस पेयर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है आपका बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा है, ये भी ये क्या है आपका वायरस है। एस्चेरिचिया कोलाई, ये आपकी क्या है, बैक्टीरिया है। इसके पास अगर हम बात करें लगभग 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं, 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं। इसका मतलब 4.6 × 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन, हमें पता है कि हम डिप्लॉयड रहते हैं, लेकिन हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन की अगर हम बात करें तो उनमें कितना होता है, बेस पेयर होता है 3.3 बिलियन, 3.3 बिलियन। इस तरह से भी याद रख लो, 3.3 बिलियन या 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, इतने बेस पेयर होते हैं। और ये याद रखना हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में होता है। अब हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ सच लॉन्ग पॉलीमर। इस तरह के जो पॉलीमर, लॉन्ग पॉलीमर हैं, जिनको हम लोग डीएनए बोलते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है, डिस्कस करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, डीएनए के बारे में, देन क्या होगा, आरएनए को देखेंगे। लेट अस क्या कर रहे हैं, रिकैपिटुलेट द मैकेनिज्म स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट। किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 कंपोनेंट जरूरत होती है। पहला क्या है, आपको नाइट्रोजनस बेस चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, आपको शुगर चाहिए। क्या चाहिए, पेंटोज शुगर। और ये जो शुगर होता है क्या, न्यूक्लिक एसिड को फॉर्मेशन के लिए, तो वो शुगर क्या होती है, पेंटोज शुगर होती है। डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज होगी, और आरएनए हो तो राइबोज। और आरएनए में क्या मिलेगा, हमको राइबोज मिलेगा।
और डीऑक्सीराइबोज कहाँ पे पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। इतने कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक आपका न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। कितने तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक आपका प्यूरिन होता है एक क्या होता है आपका प्यूरिन। तो उसमें से जो तीन कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट में पहले कंपोनेंट की बात करें नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस कितने तरह का है आपका, दो तरह का है। एक प्यूरिन है, प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन आता है। एंड पायरिमिडिन की दूसरा क्या है आपका नाइट्रोजनस बेस, पायरिमिडिन दूसरा आपका नाइट्रोजनस बेस है, जिसमें आपका साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है, और क्या आता है आपका थायमीन आता है। समझ में आई नहीं। साइटोसिन इज कॉमन किसमें, बोथ डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन ऐसा पायरिमिडिन है जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ठीक। लेकिन अगर हम बात करें थायमीन इज प्रेजेंट, थायमीन एक पायरिमिडिन है, लेकिन ये केवल और केवल प्रेजेंट होता है किसमें, आपके डीएनए में प्रेजेंट होता है। और अगर यूरेसिल बात करें तो यूरेसिल भी आपका एक तरह का क्या है, पायरिमिडिन है, लेकिन ये केवल किसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो आपका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है किसमें, प्यूरिन में। किसमें एक्सेप्शन है, थोड़ा सा पायरिमिडिन में। पायरिमिडिन उसमें भी साइटोसिन दोनों में कॉमन होता है, लेकिन एक में क्या होता है थायमीन। अगर डीएनए रहेगा तो थायमीन पाया जाएगा, आरएनए रहेगा तो यूरेसिल पाया जाएगा एट द प्लेस ऑफ थायमीन। कह रहा है कि नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड टू OH ऑफ फर्स्ट पेंटोस फर्स्ट कह रहे हैं जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो पेंटोस शुगर होता है उसके फर्स्ट कार्बन पे क्या होते हैं, अटैच्ड होता है और उसका OH ग्रुप, और किसके थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। किसके थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक। ये CON ये क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। समझा कि नहीं। तो नाइट्रोजन बेस का जो OH ग्रुप होता है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या होता है, अटैच्ड होता है थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये फॉर्म करता है न्यूक्लियोसाइड। अगर शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा तो क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। सच एज हम लोग क्या कहेंगे, अगर आपका आरएनए है तो एडिनोसिन, डीएनए है तो डीऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे, अगर आरएनए है तो ग्वानोसिन बोलेंगे, और अगर आपका डीएनए है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन बोलेंगे। साइटिडीन बोलेंगे किसमें, अगर आरएनए है तो साइटिडीन बोलेंगे, अगर आपका डीएनए है तो डीऑक्सीडीन बोलेंगे, और अगर आपका यूरिडीन तो केवल और केवल किस में पाया जाएगा, आरएनए में, डीएनए में तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो यूरिडीन। डीऑक्सी यूरिडीन नहीं होगा, डीऑक्सी यूरिडीन नहीं होगा, क्या होगा आपका यूरिडीन। और ये यूरिडीन क्या है आपका, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। अगर आपका डीएनए रहेगा तो उसमें डीऑक्सी थायमिडीन पाएगा। ऐसा नहीं है कि आरएनए में थायमिडीन पाया जाएगा, आरएनए में थायमिडीन नहीं पाया जाएगा, ये कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में डीऑक्सी थायमिडीन। समझ में आया कि नहीं। अगर पूछे क्या आपका थायमिडीन एक क्या है, न्यूक्लियोसाइड है क्या, नहीं, न्यूक्लियोसाइड नहीं है, डीऑक्सी थायमिडीन है आपका न्यूक्लियोसाइड। समझ में नहीं। When a phosphate group is linked to OH of fifth carbon, इसका कहां से होता है, ऐसे बस, चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो चलो कह रहा है कि अगर फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड हो रहा है OH व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन के OH से अगर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो ये क्या न्यूक्लियोसाइड सॉरी ये क्या बना लेता है आपका न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed। हाँ ये डिपेंड करता है, अगर पांचवें कार्बन पे शुगर के पांचवें कार्बन के OH ग्रुप से अगर फॉस्फेट जुड़ रहा है तो आपका न्यूक्लियोसाइड किस में चेंज हो जाता है, या तो न्यूक्लियोटाइड में या तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में। वो डिपेंड करता है कि आपका शुगर आरएनए राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज है, ठीक है, उस बेसिस पे। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड
थ्रू दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड, अगर दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो लिंक्ड होते हैं थ्रू 3' 5' फास्फोडाइस्टर। देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है, तो इनके बीच में आपस में लिंकेज होता है, इसका 3' एंड होगा, इसका 5' एंड होगा। मतलब OH अगर एक नई न्यूक्लियोटाइड कहाँ आती है 3' ऑफ ओल्ड, तो ये किस मैनर में अरेंज होता है 3' to 5', और ये किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। जब दो आपके क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो वो किस थ्रू 3' to 5', और वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आपका फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है जो फॉर्म करते हैं, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड। एक क्या होंगे आपका जो डाई न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड चेन जो होते हैं आपस में ज्वाइन हो जाते हैं इसी मैनर में, और ये फॉर्म करते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये क्या है आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और एक न्यूक्लियोटाइड चेन ये, दूसरा न्यूक्लियोटाइड चेन ये, इनके बीच में जो लिंकेज है वो क्या है, ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज है। अ पॉलीमर दस फॉर्म एज एट वन एंड फ्री, एक एंड पे फ्री क्या होगा आपका फॉस्फेट, और दूसरे एंड पे क्या फ्री होगा आपका OH। जिस एंड पे आपका फॉस्फेट होगा उसको 5' एंड बोलेंगे, जहाँ पे OH होगा उसको हम बोलेंगे 3' एंड बोलते हैं, ठीक है, आगे यही बताया है, ठीक है। ये क्या है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देख रहे हो ना। हाँ, अब कह रहा है कि फॉस्फेट, जहाँ पे फॉस्फेट मॉइस्टी पाई जाएगी वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको 5' एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं 5' एंड बोलते हैं शुगर के, और जहाँ पे और इसको एज रेफर करते हैं 5' एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और सिमिलरली अगर हम बात करें इसी तरीके से अदर एंड पे जहाँ पे पॉलीमर शुगर के हैज अ फ्री OH ग्रुप, OH ऑफ अ 3' कार्बन ग्रुप विच इज रिफर टू एज अ 3'। सिंपल सी बात, जिस एंड पे आपका क्या हो OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं 3' एंड, और जिस एंड पे क्या हो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं 5' एंड, ठीक है। और ये किस में है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहा है, ठीक है। बात कर रहा है बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में देखो शुगर एंड फॉस्फेट ही आपको दिखाई देगा। तो बैकबोन की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का किसका बना होता है, शुगर एंड फॉस्फेट का, या यूं कहें कि DNA का जो बैकबोन होता है किसका बना होता है, शुगर एंड फॉस्फेट का, ठीक है, ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। द नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड टू शुगर, जो नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ी हुई होती हैं मॉइस्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम बैकबोन। और देखो ये बैकबोन ऐसे बैकबोन से निकली हुई है, स्ट्रक्चर ऊपर देखो तो शुगर नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से निकली हुई है। इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप, पता है RNA में आपका राइबोज शुगर होता है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, जो आपका डीऑक्सीराइबोज में प्रेजेंट नहीं था सेकंड प्लेस पे या सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, पोजीशन राइबोसोम। आल्सो इन RNA यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस, आप किसके जगह पे पाया, थाइमिन। DNA में क्या प्रेजेंट था, डीऑक्सीराइबोज में, सॉरी DNA में क्या प्रेजेंट था आपका, थाइमिन, और यहाँ पे क्या होता है, थाइमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल, और इस थाइमिन का दूसरा नाम है 5-मिथाइल यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमिन। मतलब थाइमिन किस के मिथाइलेशन से बना है, यूरेसिल की मिथाइलेशन से ही बना होता है थाइमिन। DNA एज एसिडिक सब्सटेंस, DNA क्या होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, तुमको पता है सेल के अंदर जाओगे तो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, और न्यूक्लियस एक तरह का क्या है आपका सेल ऑर्गेनेल्स, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका एक एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियन बोलते हैं। पहले न्यूक्लियन DNA बोला जाता है, लेकिन बाद में बताते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाइड, और इसको पहली बार किसने आइडेंटिफाई किया था, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिसर थे, और कौन सी ईस्वी में, 1869 में जब इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर देखा तो एक एसिडिक सब्सटेंस उन्हें मिला, उन्होंने इसका नाम रखा क्या, न्यूक्लियन। न्यूक्लियस के अंदर मिला, उन्होंने इसका नाम क्या रख देगा, न्यूक्लियन रख दिया। जबकि अगर हम बात करें ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, इतना ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी उस टाइम, इसलिए अगर हम बात करें आइसोलेटिंग सच लॉन्ग पॉलीमर,
ये लॉन्ग पॉलीमर को बिना इंटैक्ट हुए मतलब बिना डैमेज हुए निकाल पाना, इसे आइसोलेट कर पाना, इलूसिडेशन एंड ऑफ द स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर को रिमेन इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय तक कि ये एक्चुअल में ये न्यूक्लियन है क्या, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये इसका उस टाइम तक टेक्निकल लिमिटेशन के कारण काफ़ी समय तक इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हाँ। इट वाज ओनली 1953, तब तक क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आ गए थे, ठीक है, आ गए थे। तो 1953 एक साइंटिस्ट थे क्या, वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, और वाटसन और क्रिक ने, अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मोरिन वेल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, इन्होंने भी मतलब इस मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी से डाटा कलेक्ट करके किसने, वाटसन और क्रिक ने डाटा कलेक्ट करके अपना एक मॉडल दिया किसके, डीएनए के लिए, डबल हेलिकल मॉडल। और याद रखना ये डबल हेलिकल मॉडल जो था फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, किसके लिए था, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए था। अगर पूछे डीएनए के नेचर के लिए या एसटी होता है बेसिक, इसके लिए कुछ नहीं, इसके स्ट्रक्चर के लिए, किसके लिए, स्ट्रक्चर के लिए। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो लिखा है कि जो हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, वो किसके लिए था, फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इनके बारे में। और ये किसने दिया था डबल हेलिकल मॉडल, वाटसन एंड, हाँ। और डाटा कहाँ से कलेक्ट किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन, और एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया था, फ्रैंकलिन एंड, हाँ हाँ, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। इनके डाटा को कंसीडर किया था इन्होंने, और एक डबल हेलिकल मॉडल तैयार किया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, किसके लिए, फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, याद रखना। वन ऑफ द हॉलमार्क देयर प्रोपोर्शन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर हम बात करें तो इससे हमें जो बेस पेयरिंग थी किसके बेस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, जो नाइट्रोजनस बेस के अंदर, वो पता चला। हाउएवर दिस प्रोपोर्शन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ चारगाफ रूल। चारगाफ रूल्स अगर हम बात करें उससे भी हमें पता चलता है, ठीक है, कि बेस पेयरिंग जो होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, द रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन, अगर हम बात करें जितने एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थाइमिन होंगे, तो इनका रेशियो लोगे तो कितना आता है, 1 आएगा। बोलो, इनका रेशियो क्या होगा, 1 आएगा। और साथ ही साथ में ग्वानिन एंड साइटोसिन का रेशियो लोगे तो कितना आता है, उसका भी रेशियो क्या आएगा, 1। क्यों, क्योंकि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, थाइमिन है, और ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइटोसिन है। तो इसका मतलब ये हुआ जितने एडेनिन आएंगे उतने ही क्या आएंगे, थाइमिन आएंगे, और जितने क्या आएंगे, ग्वानिन आएंगे, उतने ही क्या आएंगे, साइटोसिन आएंगे। इसका मतलब अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। या यूं कह लो कि नंबर ऑफ प्यूरिन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पायरिमिडिन, और इनका रेशियो प्यूरिन रेशियो पायरिमिडिन ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। हमने तुमको बताया था चारगाफ रूल जब पढ़ाया था, और ये किसके लिए था, फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, किसके लिए था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इससे पता चलता है कि नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। द बेस पेयरिंग कन्फर्म, बेस पेयरिंग से ये कन्फर्म हो जाता है कि वेरी यूनिक प्रॉपर्टी, और वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होती है, वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दे आर सेड टू कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ बेस ऑफ वन स्ट्रैंड, अगर हमें डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड पे नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का हम लोग नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। Known then the sequence in other strand can predicted also if each strand from a DNA, let us call it is a parental DNA, अगर हमें parental DNA act as a template, अगर template की तरह for the synthesis of a new strand, ये क्या है, ये क्या है, टेम्पलेट है। तो नया जो स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए ये क्या होगा, ये पेरेंटल चेन है, ये क्या है, पेरेंटल चेन है। न्यू स्ट्रैंड द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेट अस कॉल देम अ डॉटर डीएनए,
प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स की तरह ही होगी, बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम्स वेरी क्लियर। कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में दिया है, किसके बारे में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज फॉलोस, जो आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था। पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कह रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए में क्या होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। जाहिर सी बात है, पता है कि डीएनए में कितने होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। द बैकबोन इज कंस्टिट्यूट शुगर एंड फॉस्फेट, बिल्कुल पता है, शुगर एंड फॉस्फेट का क्या बना होता है, बैकबोन बना होता है। और बेस इनसे क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है इनसाइड, अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है। बेस द टू चैन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, जाहिर सी बात है दोनों का क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों क्या है, चैन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, साथ ही साथ क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब अगर इसका डायरेक्शन 5' to 3' मान रहे हो तो इसका डायरेक्शन 3' to क्या होगा, 5' होगा। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल। एक की पोलैरिटी इतनी होगी तो दूसरी की क्या होगी, ये होगी। द बेस इन द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें जो बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस ए है तो यहाँ पे कोई टी होगा, और ये दूसरे से क्या होंगे, लिंक्ड होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, फॉर्मिंग जो बेस पेयर के बीच में दिखाई देता है। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर एडेनिन है, अगर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थायमिन के साथ। और ये जो अपोजिट स्ट्रैंड में, और किस थायमिन के, जो अपोजिट स्ट्रैंड का थायमिन होगा उसके साथ, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ग्वानिन है तो क्या बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, सॉरी इसका उल्टा मतलब, अगर थायमिन है तो एडेनिन के साथ, और एडेनिन है तो थायमिन। और सिमिलरली अगर हम बात करें, ग्वानिन भी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है किसको, साइटोसिन के साथ, और ये बॉन्ड क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन के मतलब एडेनिन थायमिन के साथ, या थायमिन एडेनिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, या ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ठीक है। एज अ रिजल्ट जिसके अराउंड ऑलवेज प्यूरिन, हमेशा क्या होता है, प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पायरेमिड। और इस तरह से अगर देखो तो एक तरफ अगर आपका प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, पायरेमिडीन होगा। और यही रीजन होता है कि दोनों स्टैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। दोनों स्टैंड ऑफ डीएनए इक्वी डिस्टेंस होने का मेन रीजन यही है कि हमेशा प्यूरिन किसके साथ आता है, पायरेमिडीन के साथ आता है। इसीलिए दोनों स्टैंड के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहते हैं, ठीक है। जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स, बता चुके हैं। द 2 चैन आर क्वाइल्ड, अगर हम बात करें दोनों चैन जो होते हैं वो क्वाइल्ड होते हैं किस, राइट हैंडेड फैशन में। देखो पता है, तुमको बताए थे कि डीएनए जो होता है वो एक राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होता है, और क्या होता है एक लेफ्ट हैंडेड में। तो राइट हैंडेड में हमने बताया था ABCD था, क्या था, ABCD था। आपका A 11 बेस पेयर होते हैं सिंगल पिच में, B में 10 होते हैं, और C में 9 होते हैं, और D में क्या होते हैं, 8 होते हैं। एक ही है आपका क्या, लेफ्ट हैंडेड डीएनए, वो भी क्या होता है, Z डीएनए, उसमें 12 बेस पेयर, बस एक सिंगल पिच में अप्रॉक्सीमेट 12 बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। तो ये जो वाटसन एंड क्रिक ने लिया था, कौन सा डीएनए लिया था, राइट हैंडेड, इसका मतलब B डीएनए था, और उसमें अप्रॉक्सीमेट कितने बेस पेयर थे, 10 पेयर, एक सिंगल पिच में। और द पिच ऑफ द हेलिक्स, और हेलिक्स का जो पिच था वो कितना था, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और तुमको ये कहा है, इसका मतलब समझ लो कि नैनोमीटर एक्चुअल में क्या होता है, 10 मतलब 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर। 1 मीटर का 1 बिलियंथ हिस्सा क्या कहलाता है आपका, नैनोमीटर। समझ में कि नहीं, 1 बिलियंथ हिस्सा जो होता है, एक सिंगल हिस्सा जो होता है 1 बिलियंथ का, वो क्या कहलाता है, 1 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर। अगर हम बात करें रफली क्या होता है, सिंगल पिच में कितने बेस पेयर होते हैं, 10,
कितने होते हैं 10 बेस पेयर होते हैं। और ये कौन सा डीएनए है, बी डीएनए है। अगर तुम इसको देख पाते हो, अगर तुम इसको देख पाओ तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। इसका डायरेक्शन 5 to 3 प्राइम है, तो इसका 3 प्राइम to 5 प्राइम है डायरेक्शन, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर देखो यहाँ पे प्यूरिन आया है तो यहाँ पे क्या है, पायरिमिडीन, यहाँ पे प्यूरिन तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पायरिमिडीन तो यहाँ पे प्यूरिन, यहाँ पे पायरिमिडीन तो सॉरी यहाँ पे प्यूरिन तो यहाँ पे पायरिमिडीन, और यहाँ पे क्या है आपका पायरिमिडीन तो प्यूरिन। तो हमेशा देखो प्यूरिन एक तरफ प्यूरिन आएगा तो दूसरी तरफ पायरिमिडीन, और एक तरफ पायरिमिडीन तो दूसरी तरफ प्यूरिन, समझ में आया कि नहीं। और अगर देखें ए और टी के बीच में, मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये यही हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को स्टेबलाइज भी करता है। हाँ ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर है। चलो कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, एक सिंगल बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉम में बोले तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ में आ गया नहीं। अब देखो एक बात देखो, द प्लेन ऑफ वन बेस, एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर है, इसका प्लेन जो होता है दूसरे बेस पेयर से क्या होता है, स्टैक होता है ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। ऐसे इस ये प्लेन ये है, इसका प्लेन इस तरह से, और ये एक दूसरे के कितने एंगल पे होते हैं, 36 डिग्री पे। कितने होते हैं, 36 अगर बी डीएनए है तो, क्योंकि 10 बेस पेयर में 360 घूमता है, तो एक में कितना घूमेगा, तो मतलब कंसिक्वेंटली एक दूसरे स्ट्राइक होंगे कितने एंगल पे, 36 डिग्री। ऐसे से होते थे, ऐसे से घूमते हैं, ठीक है, समझे। हेलिकल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। दिस इन अगर हम बात करें, दिस इन एडिशन हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्म्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कंफर्म करता है, कन्फर्म्स स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो ये क्या है, एडेनिन है तो ये क्या है, थाइमिन है, ये ग्वानिन है तो ये क्या है, साइटोसिन है, और ये क्या है, एक सिंगल पिच है, ये क्या है, एक सिंगल पिच है, ये क्या है आपका, एक सिंगल पिच है, ये क्या है आपका सिंगल पिच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 देना चाहिए था, ठीक है। चलो अगर आपका डीएनए है, ये क्या है आपका, ठीक है, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो एक सिंगल पिच होता है, ये क्या है, बेस पेयर है, क्या है, बेस पेयर है। शुगर, और ये क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये जो दिख रहा है ये क्या है, शुगर फॉस्फेट का क्या बना हुआ है, बैकबोन है। ये इस तरह से जो ये है, ये क्या है आपके शुगर फॉस्फेट की, ये इस तरह से क्या है, ये शुगर फॉस्फेट के बैकबोन है, ये क्या है, बैकबोन है आपका, बैकबोन है, ठीक है। कह रहा है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इन डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसका रीजन ये होता है कि जब स्ट्रक्चर आप देखोगे प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का, तो प्यूरिन में 2 क्या होता है, रिंग प्रेजेंट होते हैं, जबकि पायरिमिडीन में क्या होता है, सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है। तो लार्ज रिंग ऑलवेज कम्स स्मॉल रिंग के साथ बेस पेयरिंग बनाते हैं, इसीलिए जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वी, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। The proportion of a double helical structure for a DNA and its simplicity in explaining the genetic implication becomes revolutionary very soon. Francis Crick proposed the central dogma rule. बाद में क्या हुआ था, क्रिक ने क्या दिया था, सेंट्रल डोगमा रूल दिया था। इन्होंने सेंट्रल डोगमा रूल देके ये बताया था कि कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से फ्लो होता है, ये समझ में नहीं, पहले डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इस तरह से होता है, उसको उन्होंने क्या बोला था, सेंट्रल डोगमा रूल बोला था। और ये किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। डबल हेलिकल मॉडल देने के बाद उन्होंने क्या दिया था, सेंट्रल डोगमा रूल दिया था। क्या दिया था, सेंट्रल डोगमा रूल। और अगर हम बात करें तो सेंट्रल डोगमा रूल क्या कहता है, सेंट्रल डोगमा
सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच स्टेट दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो होती है, किस तरह से फ्लो होती है, समझ में आए? डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है आपका? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाता है, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाता है। और इसके लिए हमने बताया था एंजाइम, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो सुन लो, जो जो बन रहा है वही पॉलीमरेज, जो बन रहा है वही पॉलीमरेज, जिस पे डिपेंडेंट है उस पे आगे वही लगा देना। डीएनए डिपेंडेंट, जिस पे डिपेंडेंट है उसका नाम ले लेना। किस पे डिपेंडेंट है? डीएनए पे, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए या आरएनए। एमआरएनए बन रहा है तो आरएनए बन रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन किस पे डिपेंडेंट है एमआरएनए का बनना? डीएनए पे, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे ये सेकंड प्रोसेस हो गया। ये क्या है? पहला है, पहला आपको नंबरिंग में देता है, ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है। तो ये क्या है आपको? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन एक ही बात, ठीक है। ये डुप्लीकेशन या ऐसा नहीं है कि रेप्लिकेशन दिया है रेप्लिकेशन दिया, डुप्लीकेशन दिया है तो तुम छोड़ के चले आओ, सब। हाँ, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। और ये थर्ड क्या है आपका? ट्रांसलेशन है। इस तरह से कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? फ्लो करती है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में देखा गया है कि यह रिवर्स होने लगता है, आरएनए से डीएनए बनने लगता है, आरएनए से डीएनए बनने लगता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये सेंट्रल डोग्मा का क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में कौन कौन सा आता है? रेट्रोवायरस हो गया, क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया, टोबैको मोजैक वायरस हो गया, ये सब क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ पे आपको दिया भी है, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन। किसका रिवर्स डायरेक्शन? इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए से क्या बनने लगता है आपका? डीएनए बनने लगता है। और कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम ऑफ द प्रोसेस? इसका नाम क्या हो जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। चलो, इसको हम लोग बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। अगर हम बात करें जो लगातार बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है आपकी? 0.34 नैनोमीटर होती है। अगर बात करें तो 10.34 10 पे गाते 9 मीटर। समझ में आया नहीं? इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज अ टिपिकल मैमेलियन सेल कैलकुलेट। अगर हम कैलकुलेट करना है सिंपली, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमें लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ बेस पेयर में हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने बेस पेयर हैं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर किसके साथ? विथ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। अगर बात करें ह्यूमन में, जो आपका क्या होता है? डिप्लॉयड सेल होता है, उसमें अगर बेस पेयर बात करें तो 6.6 गुणे 10 पे गाते 9 बेस पेयर होते हैं। अगर हमें एक सेल में, अगर हमें एक सेल में लेंथ ऑफ किसका निकालना है? डीएनए का। डीएनए का लेंथ क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है तो कितना होता है? सॉरी, इसका हम गुणा कर देंगे इसमें तो आता है अप्रॉक्सीमेटली में 2.2 मीटर। 2.2 मीटर। इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारी सेल्स होती हैं, प्रत्येक सेल्स का निकालोगे तो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, कितना चक्कर लगा सकते हैं? हाँ, सूर्य से पृथ्वी अप्रॉक्सीमेट 100। पूरे सेल्स का लोगे तो हमारी बॉडी में जितने सेल्स होते हैं सबका। हाँ ठीक है, इतना चक्कर तुम लगा 100 चक्कर मार लोगे। और लेंथ दैट इज अ फॉर ग्रेटर, और ये लेंथ जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा होता है। डायमेंशन जो होता है टिपिकल न्यूक्लियस का, जो टिपिकल न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है उससे बहुत ज्यादा क्या है? ये लेंथ ऑफ डीएनए क्या होती है? बड़ी होती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें जो आपका डायमेंशन होता है किसी भी सेल्स का वो माइक्रोमीटर में होता है। क्या होता है? माइक्रोमीटर। जो सेल की साइज होती है वो किस में होती है? माइक्रोमीटर में। और ये कहाँ? मीटर में है। कहाँ? मीटर में है। मिलियंस टाइम क्या है? समझ में आया कि नहीं? मिलियंस टाइम बड़ा होता है। हाउ इज सच लॉन्ग पॉलीमर्स पैक्ड इन अ सेल?
हाँ, कैसे करेंगे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए उसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से। क्या होगी, कहीं ना कहीं कॉइलिंग हमें करनी पड़ेगी। छोटी सी जगह में अगर लंबे चीज को रखना है तो उसको कस के क्या करना पड़ेगा, टाइट क्या करना है, टाइट फोल्डिंग करनी पड़ेगी, और टाइट फोल्डिंग करनी पड़ेगी तब वो क्या होगा, कम जगह में एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, सेल की साइज तो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ डीएनए। ठीक है, कह रहे हैं, अब कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ कोई इकोलाई में जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो कितना है, 1.36 मिलीमीटर है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बेस पेयर बताओ कितना है। कुछ नहीं, इसमें भाग दे देना, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 से भाग दे देना, तो 4 गुणे 10 पे घाते 6 आ जाएगा बेस पेयर। 4 गुणे 10 पे घाते 6 बेस पेयर आ जाएगा। अगर निकालने की इस तरह से निकाल सकते हो, समझ में आएगा नहीं? सुन लो, ना 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 ना, ये लेंथ दिया है, ये लेंथ दिया है तुमसे बेस। एक मिनट सुन लो, अगर बेस पेयर दिया है, बेस पेयर तुमसे लेंथ पूछ रहा है, तब 0.34 गुणे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना। और अगर पहले से ऑलरेडी लेंथ दिया है, ये इससे जो पहले बताया उससे लेंथ निकलेगा, उससे लेंथ निकलेगा, जो बेस पेयर दिया है उसका लेंथ क्या होगा, डी। ठीक है, लेकिन पहले से तुमको लेंथ दिया है, पहले से तुमको लेंथ दिया है, बेस पेयर पूछ रहा है, तो 0.34 से डिवाइड कर देना। और क्या तुमको याद है, याद तो है 4.6 गुणे 10⁻⁶, निकालोगे जिससे 4 गुणे 10 पे घाते 6 आता है, तो अंतर है कि नहीं 0.6 का, बोलो। तो फिर जो दिया है उस हिसाब से। अच्छा, अगर ये ये दिया रहे और उसमें ऑप्शन में दे 4.6 इंटू 10⁻⁶, और ये दिया रहे 4 गुणे 10 पे घाते 6, तो तुम 4.6 टिक करके आओगे? नहीं, क्वेश्चन है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम, पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई की बात करें तो दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। तुमको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी आपका सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। कोई सेल ऑर्गेनेल्स है का, मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता। राइबोसोम भी आपका क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, ऐसे बोलना गलत है। अगर बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड कोई सेल ऑर्गेनेल्स होता है, नहीं होता है। जब कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो जीनोम है या डीएनए है ऐसे पूरे के पूरे क्या होगा, सेल्स में बिखरा हुआ, वो बिखरा नहीं होता। ये पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, ये क्या होता है आपका बाइंडेड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस रीजन को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड, इस तरह से फैला नहीं होता थ्रू आउट द सेल। ऐसा नहीं कि पूरे सेल में क्या होगा, ये बिखरा हुआ होगा। ठीक है, डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज, डीएनए हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। इट हेल्ड सम प्रोटीन, और ये क्या होगा, कुछ प्रोटीन पे क्या होता है, हेल्डेड होता है। दैट हैव पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये प्रोटीन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, निगेटिव चार्ज डीएनए है तो ये किस पे हेल्ड होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पे। इन अ रीजन टर्म एज अ न्यूक्लियाइड, और ये जिस रीजन में क्या होता है, ये हेल्डेड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। द डीएनए इन न्यूक्लियाइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप। हाँ, जो आपका डीएनए होता है न्यूक्लियाइड में ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप में, हेल्ड बाय प्रोटीन, जो प्रोटीन से हेल्डेड होता है। और ये प्रोटीन हमने बताया था किसकी बनी होती है, बेसिक पॉलीएमिन्स की। क्या होते हैं, बेसिक पॉलीएमिन्स। और ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, समझ में, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, प्रो समझ में नहीं। इन यूकैरियोट दिस ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोट में दिस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो आपका डीएनए का प्रोटीन से बाइंड होना जो है या हेल्ड होना, वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मच मोर कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती है, ये तो सिंपल, हाँ इसमें तो सिंपल सा हो गया, लेकिन अब क्या होता है, इसमें पहले हिस्टोन ऑक्टोमर वगैरह बनते हैं, तब रैपिंग होती है, तब क्या होता है, हाँ इस तरह से होते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स।
यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन का क्या होता है, सेट होता है। क्या होता है, एक सेट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन। और ये क्या था हिस्टोन, H1 हिस्टोन था, H2A था, H2B था, H3 था और क्या था, H4 था। इसमें से H1 क्या होता है आपका हिस्टोन ऑक्टा, हाँ लिंकर हिस्टोन की तरह काम करता है। ये क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्मेशन में केवल और केवल आपका H2A H2B है और H3 और H4 है, वही पार्टिसिपेट करती है हिस्टोन ऑक्टामर में। अब प्रोटीन एक्वायर चार्ज, प्रोटीन पे चार्ज कैसे आता है, एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज विथ चार्ज साइड चेन, अगर उन पे क्या है, उनके क्या होता है अमाइनो एसिड के चेन पे क्या है, साइड चेन पे क्या है, चार्ज है, तो वो क्या होंगी, जो प्रोटीन बनेगा उससे क्या होंगी, वो चार्ज प्रोटीन होंगी, आइदर नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, डिपेंड करता है कि उस अमाइनो एसिड के साइड चेन पे किस तरह का चार्ज है। अगर आप पढ़े होंगे बायोमोलिक्यूल्स उसमें बताया गया। हिस्टोन आर रिच, हिस्टोन जो होता है वो रिच होते इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू लाइक आपका लाइसिन एंड आर्जिनिन, और लाइसिन और आर्जिनिन उनपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बोथ अमाइनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करती हैं, इसलिए आपका हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और बेसिक नेचर का होता है। इन दियर साइड चेन पे होता है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म, अब क्या हो, हिस्टोन ऑर्गेनाइज होती हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कुछ मिलके कुछ कुछ चीजें बनाना, ठीक है। तो ये हिस्टोन आपस में जुड़ के क्या बनाती है, एक हिस्टोन ऑक्टामर, एक यूनिट बनाती है 8 मॉलिक्यूल्स का, 8 मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और तुमको बता चुके हैं इस हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन से होंगे हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, इतना बता चुके हैं, तुमको फिर से बताने की जरूरत नहीं। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज अराइव्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर का, कौन सा, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका, ये क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, क्या है, ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है। और ये हिस्टोन ऑक्टामर पे क्या है, डीएनए रैप्ड होता है, और ये क्या होता है, रैप्ड होता है। इसमें अच्छे से देखो तो ये क्या है, H1 हिस्टोन है, क्या है, H1 हिस्टोन, और ये H1 हिस्टोन स्टेबलाइज कर रहा है न्यूक्लियोसोम को, किसको स्टेबलाइज कर रहा है, न्यूक्लियोसोम को, बाय अटैचिंग लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए को आपस में अटैच करके क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है न्यूक्लियोसोम। और ये क्या है आपका, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, न्यूक्लियोसोम है, क्या है आपका, न्यूक्लियोसोम। ये कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल से, ये क्या है आपका, कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल से, इस पे डीएनए रैप्ड है, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बोलते थे। ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोसोम आपस में बनते हैं और लिंकर डीएनए के थ्रू जुड़ते हैं, ये बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोसोम। क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोसोम। और इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोसोम को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिन। कहाँ थे यार, चल न्यूक्लियोसोम, इसको बोल देते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट्स अ 200 बेस पेयर। एक टिपिकल जो न्यूक्लियोसोम होता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, ये हम तुमको बता चुके हैं। और जो लेंथ ऑफ आपका लिंकर डीएनए होती है वो 145 एंगस्ट्रॉम होते हैं, उसमें लगभग 70 बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 70 बेस पेयर होते हैं। डीएनए हेलिक्स, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट, अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। इसका मतलब न्यूक्लियोसोम जो होता है, न्यूक्लियोसोम एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। इसका मतलब यह हुआ क्रोमैटिन में ढेर सारे न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं और एक स्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा, पांचवा, इस तरह से ढेर सारे न्यूक्लियोसोम आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्रोमैटिन।
क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है आपका? धागे नुमा एक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या है? कलर्ड है। क्या होता है? कलर्ड। क्रोमेटिन जो होता है वो क्या होता है? कलर्ड बॉडीज है, सीन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर देखोगे तो आपको दिखाई देता है। और ये स्ट्रक्चर क्या है? यही है। देखो तो EM पिक्चर ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाएगा। ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोसोम ही है। पॉलीन्यूक्लियोसोम ही है। और ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिखाई रहे हैं बीड्स की तरह, वो क्या है आपका? न्यूक्लियोसोम है। सीन इन न्यूक्लियस। कह रहे हैं द न्यूक्लियोसोम, जो न्यूक्लियोसोम होता है इन द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में जो न्यूक्लियोसोम होता है ये आपका क्रोमेटिन। ऐसे पॉलीन्यूक्लियोसोम को क्या बोल देते हैं? ये ऐसे से आगे इधर, इस पॉलीन्यूक्लियोसोम को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन में जो न्यूक्लियोसोम है ये क्या है आपका? जो न्यूक्लियोसोम है उसके बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहे हैं? आर सीन एज, किस तरह से आपको दिखाई देगा? बीड ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे जो आपको गांठें जिसे होती है उस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है न्यूक्लियोस। हाँ बोल दे तो वैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। मोती की तरह बोल दो। हाँ मोती की तरह, या ऐसे कर सकते हो माला है मोती की, मोती की माला है मोती। हाँ उस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। उस तरह से दिखाई देगा। तुम लोग मोती माला पहनते जाते। स्ट्रक्चर व्हेन विव्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई। हाँ ऊपर जो पिक्चर है वही है, फिगर में दिया हुआ। कह रहे थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीट्स, इस तरह के कितने बीट्स होंगे? इस तरह से कितने बीट्स होंगे न्यूक्लियोसोम? जो न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मैमेलियन सेल, एक मैमेलियन सेल में। तो निकाल लो, 200 बेस पेयर है। कितना है? 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट, हाँ देखो 200 एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 200 से भाग देगा 4.6 इंटू 10 पावर 9 में। 4.6 इंटू 10 पावर 9 में 200 से भाग दो तो 7 यहाँ से कम हो जाए, और ये हो जाएगा 3 अरे 6.6 तो 3.3 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 7। लिख वही रहे, ठीक है। ये 3.3 इंटू 10 पावर 7 आता है। इतना एक्चुअल में इतना होगा नहीं, एक्चुअल में इतना होता नहीं है। अगर लगा, हाँ समझ में, लेकिन इतना अप्रॉक्सीमेट में होगा। अरे लिंकर DNA भी तो 70 बेस पेयर ले जाता है। हाँ मैक्सिमम निकाल सको, इतना अप्रॉक्स में होगा, इतना अप्रॉक्स में होगा। ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम है। The beads on string structure in a chromatin is packed to form a chromatin fiber. अब ये क्या है? जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर में, इन क्रोमेटिन इज पैक्ड। अब इनकी भी पैकिंग होती है और ये क्या फॉर्म करते हैं? क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। और ये क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन फाइबर बनाए दैट आर फर्दर क्वाइल, और ये पुनः क्वाइल होके क्या होगा? कंडेंस होगी एट मेटाफेजिक स्टेज में जब आ जाती है तो सेल डिवीजन टू फॉर्म अ क्रोमोसोम। और ये क्या बना लेती है? क्रोमोसोम। जैसे हमने तुमको बताया था हिस्टोन प्रोटीन लगेगी, फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगेगी तो सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। और फिर क्या होगा? मेटाफेज में जैसे क्रोमोसोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम। क्वाइल और सुपर क्वाइल फॉर्म आता है तो क्या बन जाता है आपका? क्रोमोसोम बन जाता है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, ठीक। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन की पैकेजिंग होती है एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पार्टिसिपेट दैट इज कलेक्टिवली आर रेफर टू एज, जिसको हायर लेवल पे जो पैकेजिंग होगी उसके लिए भी रिक्वायर्ड जो प्रोटीन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
पहले तो जब हायर लेवल पे कॉइलिंग होने लगी होती है तो और भी सेट ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए होता है, तो वो क्या है आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन NHC। हाँ, अब और ज़्यादा कॉइलिंग करनी है तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अरे हम तुमको बताए थे ना यूकैरियोट में, हाँ यूकैरियोट में हमने तुमको बताया था ना जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा रहा था, तो शुरुआत में तो हिस्टोन ऑक्टामर पे आपका डीएनए रैप्ड होता है, उसके बाद क्या होता है लिंकर डीएनए आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू क्या होता है ढेर सारे जो लिंकर डीएनए कॉइलिंग हो जाए उसको बोलते हैं सोलेनॉइड फॉर्म में आएगा, फिर सोलेनॉइड से क्या होता है सुपर सोलेनॉइड फॉर्म में जाएगा। क्या कहता है इन ए टिपिकल न्यूक्लियस, अगर हम एक टिपिकल न्यूक्लियस की बात करें रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, कुछ रीजन पे जो ये क्रोमेटिन होती है क्या होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं एज स्टेन लाइट स्टेनिंग शो करती हैं एंड रेफर टू एज अ यू क्रोमेटिन, इनको हम लोग बोलते हैं यू क्रोमेटिन। और कुछ जगह पे इन क्रोमेटिन के और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और जिस जगह पे बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड, ज़्यादा डेंसली पैक्ड होती है पास में ज़्यादा पैक्ड होते हैं एंड स्टेन डार्क कलर आपको डार्क स्टेनिंग शो करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। आपका यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। सुन लो एक बात याद रखना जब हम तुमको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट सुनो, चाहे आपका यू क्रोमेटिन हो चाहे हेटेरोक्रोमेटिन रीजन हो, दोनों का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होगा, दोनों का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन होता है आपका यू क्रोमेटिन होती है, हेटेरोक्रोमेटिन आपकी इनएक्टिव होती है, व्हेयरएज हेटेरोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। पैकेजिंग के दौरान अगर क्रोमेटिन लूजली पैक्ड हो गई तो उसको बोलेंगे, और लाइट स्टेनिंग शो कर रही है, क्या होती है लाइट स्टेनिंग शो कर रही है तो उसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन, यू मतलब होता है ट्रू क्रोमेटिन, ठीक है। और अगर आपका डेंसली क्या हो गई पैक्ड हो गई उनको हम लोग बोलते हैं डार्क स्टेनिंग दे रहे तो बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और याद रखना हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होती है इनएक्टिव होती है। पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमेटिन और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव तो क्या होगा आपका हेटेरोक्रोमेटिन होगा। और चाहे हेटेरोक्रोमेटिन हो चाहे यू क्रोमेटिन हो दोनों का डुप्लीकेशन हो, ये क्या होंगे डुप्लीकेट भी होंगे और इनहेरिट भी होंगे, क्या होंगे इनहेरिट भी होंगे, समझ में आ गया। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अब भाई खोज होने लगी कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में हाँ इवन दाउ द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन की खोज होने के बाद भी मिसर ने जो किया था एन प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल इनहेरिटेंस बाय मेंडल were almost at the same time but that the DNA act as a genetic material took long to discovered, बहुत ज़्यादा समय लगा कि डीएनए क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, और डिस्कवर एंड प्रूव खोज भी हुई और बाद में प्रूव भी हुआ, बहुत समय बाद हुआ, ठीक। बाई 1926 द quest to determine the mechanism of the genetic inheritance that reached the molecular level. Previous discovery by the Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt, Morgan and numerous other scientists had narrowed the search of the chromosome located in the nucleus of the most cell, but the question of what molecules was actually the genetic material had not been answered. चलो 1926 के बाद मैंने ये क्वेश्चन हुआ था डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म क्या है दैट रीच द मॉलिक्यूलर लेवल पे जब पहुंचा। प्रीवियस डिस्कवरीज अगर हम बात करें जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, वाल्टर सटन है, थॉमस हंट है, टीएच मॉर्गन, न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द रिसर्च टू क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल। क्रोमोसोम जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है किसमें मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल्स व्हाट वाज एक्चुअल द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। मतलब ये सब क्या हुए आंसर नहीं दे पाए थे भैया कि ये एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, ठीक है। बाद में
बाद में क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंटली बाद में उन्होंने प्रूव किया कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। इसके संदर्भ में ढेर सारे आपको क्या मिल जाएंगे, एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। जैसे आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मिलेगा, किसका, ग्रिफिथ का मिलेगा। और क्या होगा, अवेरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी का मिलेगा। और साथ ही साथ किसका मिलेगा, हर्शे एंड चेस का मिलेगा, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट मिलेगा। ठीक है, चलो पहले हम पढ़ते हैं किनका, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो दिया था किसने, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एक्चुअल में ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, 1928 में इन्होंने अपनाया, क्या क्या प्रिंसिपल दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये एक सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। किस पे किया था, विथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एक बैक्टीरियम था जो रिस्पॉन्सिबल था न्यूमोनिया के लिए। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था माइस को लेकर। ठीक है, माइस को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। और ये कौन सा बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और ये क्या कॉज करता था, निमोनिया। विटनेस्ड एज अ मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन, एक चमत्कारिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था इन बैक्टीरिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। उसके फिजिकल फॉर्म में क्या हुआ, चेंज देखने को मिला था। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, डिप्लोकोकस, तीनों बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट पे कराया गया। सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, कुछ ने क्या किया, स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज बनाए, जिसको हमने एस स्टेन बोला या एस फॉर्म बोला। वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, जिसको हमने बोला आर फॉर्म बोला। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास क्या था, म्यूकस पॉलीसैकेराइड का बना हुआ था, वो प्रेजेंट था कोट। जबकि आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था डज नॉट, इसके पास कोई भी म्यूकस कोटेड क्या था, पॉलीसैकेराइड नहीं था। सिंपल सी बात, अगर हम सिंपल सी बात करें तो जो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया लिया था न्यूमोकोकस न्यूमोनी, उसके दो स्ट्रेन थे, क्या थे, दो स्ट्रेन देखे गए। उसमें एक स्ट्रेन के पास क्या था, म्यूकस कोटेड पॉलीसैकेराइड थी, और दूसरे के पास म्यूकस कोटेड पॉलीसैकेराइड कोट नहीं थी। ठीक है, जिसके पास थे उसको हमने क्या बोला, स्मूथ बोला, और जिसके पास नहीं थे उसको क्या बोला, सही बोल, ठीक है, और जिसके पास नहीं था उसको बोले रफ। ठीक है, अगर हम बात करें बाद में इन्होंने क्या किया, भैया, चलो बाद में इन्होंने क्या किया, माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन वाले से इन्होंने माइस को जब इन्फेक्ट किया, डाई फ्रॉम न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया से बेचारा क्या हुआ, मर गया। बट माइस इन्फेक्टेड, जब माइस को हमने इन्फेक्ट किया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ। जब एस स्ट्रेन के साथ हमने किया तो ये क्या हुआ, एस स्ट्रेन के साथ किया तो ये क्या हुआ, माइस क्या हुआ, इन्फेक्टेड, ये क्या हुआ, मर गया। बट माइस इन्फेक्टेड आर स्ट्रेन नॉट डेवलप न्यूमोनिया, और जब न्यूमोनिया नहीं हुआ तो वो क्या रहा, अलाइव रहा। जैसे एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो ये क्या रहा, डाई हो गया। अब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो ये माइस क्या रहा, लाइव। ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीट देम। बाद में ग्रिफिथ ने क्या किया, इस बैक्टीरिया को हीट करके क्या कर दिया, किल कर दिया। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, उन्होंने पाया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था इंजेक्टेड इनटू द माइस, जो उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, डिड नॉट किल देम, उन्हें किल नहीं, किसको नहीं किल किया, माइस। एस स्ट्रेन वालों को ग्रिफिथ ने हीट किल किया, हीट किल करने के बाद उसे क्या किया, मार दिया। उसके बाद फिर से इंजेक्ट किया किसके अंदर, चूहे के अंदर। जब इंजेक्ट किया तो चूहा क्या रहा, आराम से जिंदा रहा। एस स्ट्रेन हीट किल तो इंजेक्ट इनटू माइस, तो माइस क्या रहा, लाइव। इसके बाद उन्हें एक आश्चर्यजनक रिजल्ट मिला। क्या मिला कि जब उन्होंने एस स्ट्रेन को जो हीट किल्ड था आर स्ट्रेन के साथ जब इंजेक्ट कराया माइस के अंदर तो माइस मर गया। उनको समझ में आया नहीं एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, पहले तो अकेले इसको लिया तो नहीं, यही कहा जो मिरेकुलस नहीं बोला है कि मतलब रिजल्ट आपको मिले, यही है। क्या हुआ, बाद में जब
इसके साथ लिया तो ये क्या हुआ, मर गया। बाद में ये इन्होंने सोचा कुछ, हाँ, तो उन्होंने किया क्या, इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव बैक्टीरियम, द माइस डाइड, माइस क्या हुआ गया, मर गया, मर गया। मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग एस, अगर हम बात करें मोर एवर रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरियम फ्रॉम डेड माइस, उन्होंने क्या किया, डेड माइस से क्या किया है, एस बैक्टीरियम को क्या किया, रिकवर्ड किया। ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने पाया, उनका कंक्लूजन क्या, जो माइस मरा तो माइस मरा तो उन्होंने माइस से बैक्टीरिया को क्या किया, निकाला। उनका वो कंक्लूजन जानना चाहते थे एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो जब उन्होंने बैक्टीरिया को निकाल के देखा तो ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरियम हैड समहाउ, किसी तरीके से बीन ट्रांसफॉर्म हो गए, और ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरियम, किसके द्वारा, हीट किल्ड एस बैक्टीरियम के द्वारा। कुछ ट्रांसफार्मिंग, इसी को बोला गया सम ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफर होता है कहाँ से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, हैड इनेबल, जो इनेबल करता है आर स्ट्रेन को टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड, और जिससे आर फॉर्म वाला क्या करता है, पॉलीसेकेराइड सिंथेसाइज कर लेता है, और वो किस में चेंज हो जाता है, एंड बिकम वायरुलेंट, और ये जब वायरुलेंट बन गया तो ये किसकी तरफ हो गया, एस फॉर्म की तरह, एस फॉर्म की तरह हो गया, किसकी तरह हो गया, एस फॉर्म। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये किसके कारण हुआ, जेनेटिक मटेरियल, और किसका जेनेटिक मटेरियल, हीट किल्ड एस फॉर्म का जेनेटिक मटेरियल कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर किसके अंदर गया, आर स्ट्रेन के पास, उन्होंने के, और आर स्ट्रेन ने उस पर्टिकुलर जीन से क्या बनाया, पॉलीसैकेराइड बना, और उस पॉलीसैकेराइड के बनने के कारण अब जो आर वाला स्ट्रेन था, अब उसके कोट में भी, जो उसकी कोट तो म्यूकस कोटेड कोट हो गई। हाँ, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इतना तो बताया लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इसका नेचर नहीं बता पाया। सिंपल सी बात सुन लो, शॉर्ट में सुन लो, इतने फॉर्म में सुन लो। पहले 2 स्टेन लिए, 2 स्टेन में एक रफ एक क्या था, स्मूथ वाले को इंजेक्ट कराया तो चूहा मर गया, रफ वाले को कराया तो नहीं मरा। फिर स्मूथ वाले को उन्होंने हीट किल्ड कर दिया, डेड का बना दिया, उसके बाद इंजेक्ट किया तो माइस क्या रहा, अलाइव रहा। बाद में हीट किल्ड एस फॉर्म को लिया, फिर क्या लिया, आर फॉर्म को लिया। तो उन्होंने माइस में जब इंजेक्ट कराया तो माइस क्या हो गया, मर गया। बाद में माइस से उन्होंने बैक्टीरिया को क्या करा, निकाल के उन्होंने क्या किया, देखा, कंक्लूजन निकाला कि मतलब किसी न किसी कारणवश से क्या हुआ, आर इन्फ्लुएंस होके किससे, एस फॉर्म से, और ये क्या किया, एस फॉर्म से आर फॉर्म, ये एस फॉर्म से ही ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें, आर ट्रांसफॉर्म हुआ किससे, एस फॉर्म से, आर ही ट्रांसफॉर्म हुआ एस फॉर्म से, समझ में नहीं। और हाँ, आर ट्रांसफॉर्म हुआ एस से, आर एस में हुआ है, लेकिन ये हीट किल एस से ट्रांसफॉर्म हुआ, और ये अब वायरुलेंट हो गया। पहले नॉन वायरुलेंट था, क्या था, नॉन वायरुलेंट था, अब क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया, ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ, हाँ, सिंथेसिस पॉलीसैकेराइड, हाँ। लेकिन इन्होंने इसका नेचर नहीं बताया था, एक्चुअल में इसका नेचर होता क्या है। अब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हाँ, और ये एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, एवेरी मैककार्टी, प्रायर टू वर्क ऑफ ओसवाल्ड एवेरी। अगर हम बात करें ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लिओड के वर्क से पहले अगर हम बात करें 1954, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन, पहले क्या माना जाता था कि क्या है, आपका प्रोटीन है, क्या है, इनके वर्क से पहले, किसके, एवेरी मैक्लिओड एंड मैककार्टी, जो इन्होंने अपना काम कब से कब तक किया था, 1935 1944, इससे पहले क्या माना जाता था कि प्रोटीन है। दे वर्क टू डिटरमाइन, उन्होंने काम किया और ये बताया कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कर रहे थे कौन, ग्रिफिथ साहब, एक्चुअल में उसका नेचर क्या है, दे प्यूरिफाई बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फ्रॉम द
it killed S to see which one could transform live R cell into S cell। मतलब उन्होंने क्या किया, सुनो, अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो ग्रिफिथ ने हीट किल्ड एस फॉर्म लिया था सेम इन्होंने भी हीट किल्ड एस फॉर्म से अलग कर लिया। क्या आपका प्रोटीन अलग कर लिया, डीएनए अलग कर लिया और आरएनए अलग कर लिया। अब वो ये देखना चाहते थे एक्चुअल में कौन सा ऐसा सब्सटेंस या केमिकल है, प्रोटीन है वो या डीएनए है या आरएनए है, जो आर फॉर्म को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एस फॉर्म में, एस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दे डिस्कवर्ड दैट द डीएनए एलोन, केवल और केवल क्या है, डीएनए, केवल और केवल क्या, डीएनए, इन तीनों में से प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा, और भी अगर तुम सोचो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जो भी सोच सकते हो, ठीक है। इसमें से केवल और केवल क्या था आपका, डीएनए ही एक अकेला था फ्रॉम एस फॉर्म, एस फॉर्म से डीएनए ही एक अकेला सब्सटेंस था जो कॉज करता था आर बैक्टीरियम को, और ये क्या होता है, टू बिकम ट्रांसफॉर्म, टू बिकम ट्रांसफॉर्म, और इसको किस में चेंज कर देता था, वायरुलेंट में। दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट इफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इनके साथ प्रोटीएज या आरएनएज लें तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को क्या करते थे, अफेक्ट नहीं करते थे। सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन एंड आरएनए, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग आरएनए और आपका नहीं। डाइजेशन विथ डीएनए, जब डीएनए के साथ डाइजेशन किया, डिड नॉट इनहिबिट ट्रांसफॉर डिड, तो इनहिबिट हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तो डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्म, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इनहिबिट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों, डीएनए को आप क्या किया, वो डाइजेस्ट कर दिया। तो तुमको पता है कि केवल और केवल एलोन डीएनए ही था जो क्या करता था, ठीक है, हाँ, समझा। सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए ही क्या होता है आपका, दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी, डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, यही क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल है। बट लेकिन नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड, उस समय सारे बायोलॉजिस्ट इनकी बातों से कन्विंस्ड नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। कह रहा है कि कैन यू थिंक एनी डिफरेंसेस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज एंड डीएनएज, हाँ, ढेर सारे डीएनए और ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, एज जहाँ पे लगे एएसई, एएसई ये एंजाइम को बताता है, और एस बहुवचन फॉर्म को बताता है, किसको बताता है, बहुवचन फॉर्म को, किसी के सामने, हाँ, मोस्टली एस क्या बताता है, बहुवचन मतलब ढेर सारे डीएनए, इसका मतलब है ढेर सारे डीएनए, इसका मतलब है होता है डीएनए, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ तो कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है एक्चुअल में क्या है, आपका डीएनए है, लेकिन उनसे ज़्यादातर साइंटिस्ट क्या हुए, कन्विंस नहीं हुए। जब कन्विंस नहीं हुए तो बाद में एक एक्सपेरिमेंट किया हर्शे एंड चेस ने, उसके बाद सभी लोग सहमत हो गए कि एक्चुअल में आपका क्या है, हाँ, डीएनए। द अनइक्विवोकल प्रूफ, तो अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, अगर पूछे तो ये किससे, किसके एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता है, हर्शे एंड चेस के। इसका मतलब हो गया अब इनके एक्सपेरिमेंट के बाद सभी ने मान लिया कि एक्चुअल में आपका जेनेटिक मटेरियल क्या आता है, डीएनए। एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस 1952 में, कब इन्होंने किया था, 1952 में। पहला 1928, दूसरा कौन था आपका, अवेरी मैक्लियोड में 1933 से 1944, कितने सालों तक किया था, 11 सालों तक। उसके बाद 1952 में आए आपका हर्शे एंड चेस, हर्शे एंड चेस ने आए। द वर्ड विथ वायरसेस,
उन्होंने किस पे काम किया? वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता था, जिसका नाम था क्या? बैक्टीरियोफेज। और वो बैक्टीरिया क्या था आपका? इकोलाई। इकोलाई था। इकोलाई पे ऐसे बैक्टीरियोफेज आता था। ये क्या आता था? बैक्टीरियोफेज। और ये क्या करता था? अपना जीनोम ट्रांसफर कर देता था। और ये क्या करता? हाँ, डिजीज कॉज करता था। किसके अंदर? इकोलाई के अंदर। द बैक्टीरियोफेज अटैच्ड टू द बैक्टीरियम, जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से अटैच होता था, एंड इट जेनेटिक मटेरियल, किसका जेनेटिक मटेरियल? बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जो था एंटर करता था बैक्टीरिया सेल के अंदर। और जब बैक्टीरिया सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल एंटर करता था, द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक, और बैक्टीरियल सेल जो होती थी वो क्या करती थी? वायरल जेनेटिक मटेरियल को एज इट वाज ऑन सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस, वो अपने जीनोम की तरह क्या करती थी? ट्रीट करती थी, जिससे ढेर सारा क्या करती थी? वायरस का पार्टिकल तैयार करती थी। कहाँ पे? इकोलाई के बॉडी के अंदर। जब ढेर सारे वायरस हो जाते थे तो इसको इन्फेक्शन, ठीक है। हर्शे एंड चेस वर्क टू डिस्कवर, हर्शे एंड चेस ने क्या किया? काम किया, और उन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया कि वेदर इट वाज अ प्रोटीन or DNA from the virus that enter to bacteria, एक्चुअल में वो प्रोटीन चीज होती है या डीएनए होती है जो बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस से इकोलाई के अंदर एंटर करती थी। एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में जब वायरस का इन्फेक्शन होता है इकोलाई को, तो एक्चुअल में वो चीज क्या है? प्रोटीन है या प्रोटीन है या डीएनए है जो ये ट्रांसफर करता है इकोलाई। दे ग्रो सम वायरसेस, उन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो कराया। कहाँ पे? ऐसे मीडियम में जो कंटेन है रेडियो, याद रखना भैया, रेडियो एक्टिव क्या है आपका? फास्फोरस है। कुछ वायरसों को उन्होंने क्या किया? ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहां पे क्या था आपका? रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुमको पता है तुम जिस मीडियम से रहोगे तो अपना खाना पीना उसी मीडियम से लोगे। बोलो, अलग से लोगे क्या? तो हुआ क्या? फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कराने से हुआ क्या? उस मीडियम में पहले से ही क्या था? रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो इनके आपके डीएनए, इनके डीएनए का एक्चुअल में फास्फोरस डीएनए का पार्ट होता है। तो जो नए आपके कॉलोनीज बने किसके? बैक्टीरियोफेज के, वायरस के, तो उनमें उनके डीएनए में फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया। क्या पाया गया? रेडियो एक्टिव फास्फोरस। क्यों? क्योंकि फास्फोरस कंपोनेंट होता है किसका? डीएनए का। एंड सम अदर ऑन मीडियम, कुछ को दूसरे मीडियम पे जो कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर, कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया और कुछ को रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो कराया। इससे हुआ क्या? वायरसेस ग्रोन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस, ऐसे वायरस जिनको हम लोगों ने रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो कराया कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, उनके डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया, तो उनके डीएनए को क्या बोला गया? रेडियो एक्टिव डीएनए बोला गया। बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में अगर हम बात करें फास्फोरस कंटेंट नहीं होता। मतलब प्रोटीन में कहीं भी फास्फोरस नहीं आता है, तो प्रोटीन में फास्फोरस नहीं मिला, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं मिला, केवल और केवल किस में मिला? डीएनए में मिला फास्फोरस। बिकॉज डीएनए कंटेन्स, डीएनए क्या करता है? फास्फोरस, बट प्रोटीन डज नॉट। मतलब डीएनए में फास्फोरस तो होता है, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। सिमिलरली जो वायरस ग्रो किया गया रेडियो एक्टिव सल्फर में, रेडियो एक्टिव सल्फर में कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। क्यों? क्योंकि सल्फर पार्ट होता है किसका? प्रोटीन। सल्फर किसका बना है? अमाइनो एसिड का। और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनमें कंपोनेंट होता है सल्फर का, सल्फर का कंपोनेंट होता है, जैसे मेथियोनिन और सिस्टीन। सिस्टीन और मेथियोनिन, सिस्टीन और मेथियोनिन हो जाती हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होती है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होती है। बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। रेडियो एक्टिव डीएनए में क्यों नहीं पाया गया? क्योंकि डीएनए में कहीं भी सल्फर नहीं पाया गया, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। यह तो ऊपर कंक्लूजन था जो हमने बताया। अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं, क्या देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या था? रेडियो एक्टिव फेज वेयर अलाउड टू अटैच्ड टू इकोलाई बैक्टीरियम। समझा नहीं?
दो दो तरह का किए हैं, एक बार सल्फर कोडेड रेडियो एक्टिव जो था प्रोटीन उसके साथ जो वायरस था उसके साथ इन्फेक्शन कराया, और जो था डीएनए फास्फोरस कंटेनिंग जो डीएनए था उसके साथ जब कराया तो क्या हुआ, क्या अलाउड टू अटैच द ई कोलाई बैक्टीरियम देन एज इन्फेक्शन। पहले क्या हुआ, तो उसके बाद इन्फेक्शन होने दिया, इन्फेक्शन जैसे ही प्रोसीडेड, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ द वायरल कोट वियर रिमूव्ड। अब इन्फेक्शन होने के बाद देखो ऐसा नहीं है, ये बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज पे क्या आया आपका, सॉरी इकोलाई के ऊपर बैक्टीरियोफेज आया, पहले इन्फेक्शन होने दिया, पहले हमने इन्फेक्शन होने दिया, उसके बाद वायरल कोट को हमने क्या किया, अलग कर लिया। और ये अलग ऐसे नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन कराना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो ये चीज़ें एक दूसरे से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। अलग हो गई, तो अलग होने के बाद हमने क्या किया, बैक्टीरियम एजिटेटेड देम ब्लेंडर। ब्लेंडर का मतलब ही होता है उनको ब्लेंडर में डाल के क्या होता है, अलग कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। द वायरस पार्टिकल वेयर सेपरेट, वायरस पार्टिकल अलग हो गया किससे, बैक्टीरियम से, बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज, घुमाया गया तो वो क्या हो गए, अलग। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरस, बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्टेड था दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए, उसके पास क्या पाया गया, रेडियो एक्टिव डीएनए पाया गया। वर रेडियो एक्टिव, डीएनए रेडियो एक्टिव था, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो डीएनए क्या हुआ, पास हुआ है किससे, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। बैक्टीरिया दैट वेयर इन्फेक्टेड वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब क्या हुआ, दूसरे में हमने देखा उस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराया गया जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। सेम कराया हमने और सेम प्रोसेस करा, सेंट्रीफ्यूग भी करा के देखा, तो वे आर नॉट रेडियो एक्टिव, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव नहीं मिला। दिस इंडिकेट, ये दर्शाता है कि दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। इसका मतलब प्रोटीन कहीं से भी वायरस के अंदर से बैक्टीरिया में नहीं जाती है, केवल क्या जाता है, आपका डीएनए जाता है। इसीलिए डीएनए देयर फॉर द नेगेटिव जेनेटिक मटेरियल जो पास होता है फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो जेनेटिक मटेरियल, इससे ये पता चला कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, आपका डीएनए है, जो पास हुआ है कहाँ से, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। देखो एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, क्या है, चलो देखना। चलो तीन चीजें होने दी। पहले हमने क्या किया, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब चेंजेस क्या आएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन में दोनों को अलग। देखो ये क्या है आपका, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज, जिसके पास रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन है। इसके पास क्या है, प्रोटीन, रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड प्रोटीन, जो इसके पास प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबलिंग की गई है। क्या की गई है, लेबलिंग की गई है, उसका इन्फेक्शन कराया गया। क्या कराएगा, उसका इन्फेक्शन कराएगा। इन्फेक्शन कराने के बाद हमने क्या किया, इन्फेक्शन कराने के बाद हमने क्या किया, ब्लेंडिंग होने दी। ब्लेंडिंग होने के बाद हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करा के अलग कर लिया। हमने क्या किया, अलग कर लिया। तो इस बैक्टीरिया के अंदर नो रेडियो एक्टिव डिटेक्शन इन सेल, इसकी किसी भी सेल में सल्फर रेडियो एक्टिव नहीं पाया। जब सेल का हमने क्या किया, अध्ययन किया, तो इसके सेल्स के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला, रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला। इसका मतलब प्रोटीन तो ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन जब लेबलिंग की गई डीएनए की, फास्फोरस, याद रखना सल्फर 32, फास्फोरस 32, पूछे हैवी आइसोटोप था या रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप, इतना याद रखना, समझ में नहीं, पूछता भी। जब हमने इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडिंग होने दी, अब हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करके अलग कर लिया है। तो देखा कि इसके अंदर किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया। इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल का पार्ट था। इसका मतलब जब जेनेटिक मटेरियल आया इसके अंदर, मतलब डीएनए जब आया, तभी तो इसके अंदर फास्फोरस पाया गया।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डीएनए क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, प्रोटीन नहीं। ये प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, डीएनए है, ना कि प्रोटीन। जो पहले मानते थे कुछ लोग कि एक्चुअल में क्या है आपका, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है, एक्चुअल में है, था क्या आपका, डीएनए। देखो, और यहाँ पे जो आपका क्या था, यहाँ पे जो क्या था आपका, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो आपका बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरियोफेज के अंदर सल्फर 35 देखने को मिला, लेकिन इकोलाई के अंदर नहीं मिला। यहाँ पे बात करें तो इकोलाई के अंदर फास्फोरस रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियोफेज के अंदर नहीं। जब अपना जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर कर दिया और जेनेटिक मटेरियल में ही था उसका रेडियो एक्टिव फास्फोरस, तो इसके पास क्या बचा, बोलो, तो नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट का मतलब समझते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये नीचे चला जाएगा, ये क्या जाएगा, ऊपर चला आता है, कहता है ऊपर चला आता है, तो सुपरनेटेंट वाला ये बचता है। तो सुपरनेटेंट में आपका नहीं, और रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट में आपको रेडियो एक्टिव मिल जाता है। समझे, चलो। प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है। फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर, अगर हम आगे डिस्कशन जो कर रहे हैं उसके पहले हमें पता है, इट इज क्लियर हो चुका है दैट इज द डिबेट बिटवीन द प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकली रिजॉल्व हो चुका है कि फ्रॉम हर सेंचेस एक्सपेरिमेंट इट बिकम्स एन स्टेबलाइज्ड फैक्ट दैट इट इज अ डीएनए। अब क्या है आपका, डीएनए है दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। पिछले एक्सपेरिमेंट से अगर हम बात करें तो ये तो हमें पता चल गया है कि एक्चुअल में आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपका डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन होता है। ये क्या है आपका, डिबेट था पहले किसके बीच में, जो डिबेट था जेनेटिक मटेरियल अनइक्विवोकली रिजॉल्व हो चुका है, कहाँ, किसके, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट से। That fact that it is a DNA that acts as genetic material, ठीक है। However, it subsequently become clear that in some virus, अगर हम बात करें कुछ वायरसेस में RNA is the genetic material. For example, tobacco mosaic virus, QB bacteriophage etc. अब मामला थोड़ा सा ये आता है, चलो आंसर टू सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का मैं आंसर, एज वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए भी है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा देखेंगे तो एज जेनेटिक मटेरियल कौन है आपका, डीएनए होता है। वेयर एज आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन, इसका क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन होता है। मैसेंजर एंड एडॉप्टर हैज टू फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। जब इनका हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तब पता चलता है, ठीक है। कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, बता सकते हो कोई। डीएनए में दो केमिकल डिफरेंसेस क्या बता, डीएनए में सेकंड प्लेस पे क्या होता है, नहीं पाया जाता है, और आरएनए में प्रेजेंट होता है। सेकंड क्या है आपका, इसमें थायमिन होता है डीएनए में, उसमें यूरेसिल होता है। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria. अगर किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करना है तो कुछ क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया होनी चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे क्लास में क्या होना है, 100% प्रेजेंट रहना है, 100% कंसंट्रेट रहना है, ठीक है। जो वर्क दिया जाए उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, टॉपिक को रिवाइज करते रहना है, करेंट टॉपिक को साथ में लेके चलना है, प्रैक्टिस करना है, समझा कि नहीं। ये सब क्या होते हैं, हाँ समय से आना है, ये भी है।
ठीक है, चलो हाँ एक दिन बताएंगे। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ आइडियल स्टूडेंट? कोई आइडियल नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन अगर अगर आइडियलिटी के 100 क्राइटेरिया हैं, क्या है आइडियल होने के, मतलब एक्चुअल में 100 अगर गुण हो आपको तो आइडियल बोल दिया है ना, मतलब एक्चुअल में अगर सु, सु, हाँ 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 इतना भी प्रेजेंट है तो आइडियल हो, मैक्सिमम चीजें फॉलो कर रहे हो तो क्या हो आप आइडियल हो। सभी को विश्व में कोई भी आइडियल नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मान लिया जाता है। अगर उतना आइडियल, एक्चुअल में आइडियल गैस होती ही नहीं है, एक्चुअल आइडियल गैस पढ़ते हो आइडियल गैस होती नहीं, इमेजिन किया जाता है, इमेजिन किया गया है, ऐसे ऐसे हो तो आइडियल मान जाए। हाँ हाँ ठीक है, इमेजिनेशन है, ठीक है, कोई चीज़ आइडियल हो जाए तो वो बहुत ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, इंसानों की सोच से, तो फिर तुम भगवान हो। यहाँ तक लोग भगवान को आइडियल नहीं मानते, उनमें भी कमियां निकाल देते, तो तुम तो इंसान हो। इट शुड बी जनरेट इट्स रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है अपनी कॉपी बना सके, क्या बना सके, अपनी कॉपी बना सके। इट शुड बी क्या होने चाहिए, एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, उनमें रेप्लिकेशन होने चाहिए, और जो हमें देखा गया डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। इट शुड स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, डीएनए और आरएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होते हैं, लेकिन दोनों में की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट स्टेबल जो आपका स्ट्रक्चरली और केमिकली होता है वो क्या होता है, डीएनए एज कंपेयर टू आरएनए। इसलिए प्रीडोमिनेंटली जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वो क्या करता है, डीएनए काम करता है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज, वेरिएशन हो यानी म्यूटेशन हो लेकिन स्लो रेट से हो, किस तरह क्या हो, स्लो। दोनों में देखें तो डीएनए में भी वेरिएशन होता है और आरएनए में भी होता है, लेकिन ज़्यादा तेजी से आरएनए में होता है, स्लो वेरिएशन किस में होता है, डीएनए में। इसलिए भी बेटर जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कंसीडर करते हैं। आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, और हमें पता है कि एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होना जरूरी है, मतलब म्यूटेशन होना जरूरी है। शुरू से देखो अब तक हम इतने सुंदर दिखते हैं, ठीक है, पहले कैसे थे अब कैसे, अरे सोचो जब मानव का विकास पढ़ोगे अब आगे आएगा, ठीक है, पहले से अब में देखो तो अच्छे चेहरे नजर आते हैं कि नहीं, पहले अच्छे थे, अच्छा चलो। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, इनका क्या होना चाहिए, किसी भी जेनेटिक मटेरियल अगर बनना है तो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, मतलब मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, मतलब जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेबल होना चाहिए। हाँ चलो, कह रहा है कि इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट, अगर हम इन सभी रिक्वायरमेंट को एग्जामिन करें वन बाय वन, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, दोनों अपना क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेशन कर सकते हैं। The other molecules in living system such as protein fail to fulfill, मतलब ये प्रोटीन अपनी आप स्वयं से अपनी कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है, itself. The genetic material should be stable, स्टेबल होना चाहिए, enough not change to with different stages of life cycle, अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के इनमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। पता लगी बचपन में थे कुछ और बाद में म्यूटेशन हो गया कुछ और, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें तो देखें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, हीट भी किया, हीट शॉक देने के बाद भी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था वो बदला नहीं, समझा कि नहीं, हाँ, as or with change in physiology of the organism,
Stability as one of the properties of genetic material was very evident in Griffith। स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल इट सेल्फ दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हीट करने के बाद भी जेनेटिक मटेरियल की जो कुछ प्रॉपर्टीज थी वो क्या हुई, खराब नहीं हुई, ठीक है। दिस नाउ कैन इजिली बी एक्सप्लेन इन light of the DNA that the two strand being complementary if separate by heating। अगर हीट करके इनको क्या कर देते हैं, आप अलग कर देते हैं, come together when appropriate condition provided। मतलब एक बेस, एक ये है एक ये है, दोनों आपस में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री है, हीट सौंप दिए, उनको क्या कर दिए, सिंगल स्ट्रैंड बना दिए। इसके बाद आप इनको आपस में पास में लाइए और प्रॉपर कंडीशन दीजिए तो ये क्या होंगे, फिर से बेस पेयर बना लेंगे, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। फर्दर अगर हम बात करें तो सेकेंड OH ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें, एट एवरी न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए। आरएनए में इज अ रिएक्टिव ग्रुप, और ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है, एंड मेक्स आरएनए लेबाइल, स्टेबल नहीं रह जाता है। लेबाइल मतलब चेंज हो गया, क्या हो गया, स्टेबल नहीं रहा, एंड इजली डिग्रेडेबल, आसानी से डिग्रेडेबल हो जाता है। आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक। आरएनए क्या होता है, कैटालिटिक भी होता है। हेंस देयरफॉर डीएनए केमिकली क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। व्हेन कंपेयर आरएनए से जब हम तुलना करते हैं तब देयरफॉर अमॉन्ग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए आपका क्या होता है, बेटर जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। इसलिए आपका डीएनए जो है क्या है, बेटर जेनेटिक मटेरियल है। किससे, आरएनए से। होते तो दोनों हैं लेकिन बेटर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो क्या है आपका डीएनए। कह रहा है इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन at the place of uracil also confer additional stability to the DNA। जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है डीएनए को एज कंपेयर टू आरएनए, इसका एक कारण ये भी है कि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, डीएनए में उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, थायमिन। और थायमिन का प्रेजेंस डीएनए को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। Detailed discussion about this require understanding of the process of repair in DNA and you will study this process in higher classes। छोड़ो, both DNA RNA are able to mutate, मतलब म्यूटेशन आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। ऐसा नहीं है कि एक में होगा एक में नहीं होगा, दोनों में म्यूटेशन होता है। लेकिन इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, आरएनए में बहुत ज़्यादा तेजी से म्यूटेशन होता है और ये अनस्टेबल हो जाता है। म्यूटेटेड एट फास्टर रेट से क्या होता है, म्यूटेशन होता है। कंसिक्वेंटली अगर हम बात वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेटेड एंड इवॉल्व फास्टर। अगर कोई वायरस ऐसा है जिनमें क्या है, जीनोम आरएनए है और उसका लाइफ स्पैन क्या है, शॉर्टर है, तो उसमें देखोगे तेजी से वेरिएशन होगा, तो उसके अलग अलग वेरिएंट आपको आते हैं, अलग अलग वेरिएंट आते हैं। जैसे कोविड में देखें तो कोविड का अलग अलग वेरिएंट आया था, क्या था, कोविड का अलग अलग वेरिएंट आया था, और अलग अलग वेरिएंट आने के कारण इसके सिम्टम्स देखो कुछ थोड़े अलग अलग दिखे थे, ठीक है। कुछ वेरिएंट क्या था, ज़्यादा वायरुलेंट था, कुछ क्या था, कम वायरुलेंट। तो शुरू में जो आया था वेरिएंट देखो बहुत ज़्यादा क्या था, हाँ, तो देखो कोई भी वायरस जो का शुरू में जो अटैक होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैटल होता है, उसके बाद धीरे धीरे देखो करो अपने आप कम होता गया, ठीक है, क्या होता गया, कम होता गया। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जाहिर सी बात है आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है जबकि डीएनए नहीं कर सकता है। डीएनए को अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो ये इंफॉर्मेशन आरएनए के पास भेजता है, फिर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। हैंस कैन इजिली एक्सप्रेस, अगर पूछे इजिली कौन एक्सप्रेस हो सकता है डीएनए आरएनए,
या तेजी से कौन एक्सप्रेस होगा, आरएनए या डीएनए? आरएनए क्या होगा आपका, तेजी से एक्सप्रेस होगा। इसीलिए अगर हम बात करें तेजी से जो वेरिएशन आता है मतलब वो किस में होता है, आरएनए में होता है। डीएनए हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगर डीएनए को प्रोटीन सिंथेसिस कराना है तो वो किस पे डिपेंड करता है, आरएनए पे डिपेंडेंट होता है। और जब कोई चीज़ किसी पे डिपेंडेंट है तो वो चीज़ें क्या होती हैं, ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, थोड़ा क्या हो जाता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर मुझे जो काम करना है मैं उसको करूँगा तो तेज़ी से करूँगा, और यही काम मैं उनको बोलूँगा फिर वो काम को करेगा तो टाइम लग जाएगा, क्या होगा, टाइम लगेगा। तो क्या होता है, हाँ, द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड द आरएनए। कहीं ना कहीं जो प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है वो किसके अराउंड है, आरएनए। द above discussion indicates that the both RNA and DNA can function as a genetic material। दोनों क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, इसलिए इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लंबे समय तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन स्टोर करके रख सकता है, जिसका जीनोम क्या हो, डीएनए हो, क्या हो, डीएनए हो। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। अगर इस संदर्भ में बात करता है या इस संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो आप आरएनए को टिक करना, क्यों, क्योंकि अच्छे डायरेक्ट एक्सप्रेस होता है कौन, आरएनए, और डीएनए डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसलिए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अच्छे से किस में होगा, आरएनए, डीएनए में, ठीक है, होता है डीएनए से काम होता है, ठीक है। बोलो, आरएनए वर्ड नहीं पढ़ा है तुमको, क्या पढ़ाए हम लोग, डुप्लीकेशन, हाँ, डुप्लीकेशन पढ़ाए हैं, तो डुप्लीकेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर रेप्लिकेशन। कितना हुआ टाइम, खाना खाया हो, तो आपका टेंशन है। रेप्लिकेशन, while proposing the double helical structure for the DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA to get their original statement that it is as follows। ये क्या था, it has not escaped our notice that specific pairing we have postulated immediately suggested a possible copying machinery for the genetic material। Watson and Crick 1953। The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand after the completion of the replication. Each DNA molecules would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as a semi-conservative DNA replication। चलो, जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे रहे थे कौन, वाटसन एंड, उसके बाद ही उन्होंने प्रपोज किया एक स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए, और उन्होंने क्वेट किया था अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट को ही कि दैट इट हैज नॉट एस्केप आवर नोटिस। हम अपना ध्यान नहीं हटा सकते दैट